हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तकरीबन 41 रुपीज़ का शेयर है और लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो अगस्त महीना काफ़ी ख़राब रहा, इसके लिए लगातार गिरावट देखने को मिली है और कहीं पर भी संभलता नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 13-13.5% की गिरावट ज़रूर है, लेकिन इसने अगर आप देखो तो 60 रुपये का लेवल छुआ था, उससे ऊपर ही गया था ये। फिर एक मेजर फॉल हमें देखने को मिला, 43 रुपीज़ पर आया, वापस तेजी पकड़ी, 55 रुपये से ऊपर गया था और उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है उसने जो सपोर्ट लेवल था वो भी तोड़ दिया है। एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये बैठ चुका है। इवन अगर हम 5 साल की बात करें तो हालांकि अगर आप देख सकते हो कि ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेजर डिक्लाइन आया, एक बहुत बड़ी तेज़ी आई और अब गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, पिछले 8 महीनों से ये गिरावट है, लगातार गिरावट है। और 8 महीनों से मैं लगातार कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर तब तक नहीं करूँगा जब तक मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होता। और ये चीज़ मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी कही है और ये सेम चीज़ मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी बोली है, क्योंकि दोनों ही बैंक जो है वो मर्जर के प्रोसेस से गुजर रही है। तो मर्जर एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, और मर्जर होने से वैल्यू अनलॉक नहीं होती है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत ज़रूर करेगी इनके लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखा जाए तो 86 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए थे। 63 रुपीज़ तक का लेवल छुआ था इसने, हाई की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 13.5 रुपये का लो भी इसने बनाया हुआ था। मार्केट कैप इसका 8,113 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए, बैंक को लेकर बात करें तो बाई कॉल था यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का, 60 रुपये का टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर दिया था। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 वाला रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये बैंक ख़राब नहीं लगता है, लेकिन जहाँ तक बात आती है तेज़ी को लेकर तो डाउनवर्ड्स देखने को मिल रही है। और जब तक मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं इमीडिएट बेसिस पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा हूँ। और जहाँ तक देखा जाए इसके बारे में, तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन रहा है यहाँ पर इनसाइडर्स का, वो बिकवाली का था। 45 रुपये के दाम पर तकरीबन 50,000 शेयर्स यहाँ पर बेचे गए थे। और नंबर्स देखो अच्छे हैं, ठीक है, कोई बुरे नंबर्स नहीं है। अगर आप एनुअल बेस पे देखोगे तो लगातार अच्छे नंबर इसने रिपोर्ट करे हैं, बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिली है नंबर वाइज। और जहाँ तक प्रॉफिट भी अगर आप देखते हो तो जो प्रॉफिट भी था वो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अच्छा प्रॉफिट कमाया इन्होंने, जो कि अगेन मैं कह दूँ काफ़ी अच्छी बात है। और अगर ऐसे प्रॉफिट कमाने की वजह से ही अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा डिविडेंड जो है वो पे भी कर पा रहा है। इसने पिछले साल पहले 75 पैसे का पे करा था डिविडेंड, फिर बाद में 50 पैसे का पे करा, और इस साल अगर आप देख रहे हो तो इस साल भी जो इसने डिविडेंड पे करा है वो 1 रुपये 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड पे करा है, जो कि अच्छा डिविडेंड है उस बैंक के लिए जो आपको मिल रहा था 40-45 पर। जो अगर 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो अच्छा डिविडेंड है ये। और वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें, देखो काफ़ी सस्ता है, 6.5 का पी रेशियो। लेकिन जैसे कि अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको भी हमें समझना होगा कि इतने सस्ते होने के बावजूद भी गिरावट क्यों है, जबकि 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। रीज़न ये है कि जो अभी इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे। रेवेन्यू में भी अगर आप देखो तो कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं था। प्रॉफिट में देखो तो इवन प्रॉफिट कम हुए हैं, यहाँ पर 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो भी यहाँ पर उतनी पॉजिटिव नहीं थी। मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस एक्चुअली में कट डाउन करा हुआ था, कम बताया था कि कम आएगा इस बार। तो ये भी वजह है यहाँ पर गिरावट को लेकर। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह मर्जर को लेकर है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ मर्जर को लेकर कि देखो जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं इमीडिएट बेसिस पर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी पहली चीज़ एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मर्जर एक बहुत बड़ा इवेंट है जो इसकी वैल्यू अनलॉक करने से रोकेगा कुछ टाइम के लिए। क्योंकि देखो मर्जर जब हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का, तब एक्चुअली में पता चलेगा कि वैल्यूएशन तब कैसा बैठ रहा है, तब क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है, और तब एक्चुअली में हम बात करेंगे इसको लेकर कि भैया हालत जो है
वो कैसी बनी हुई है। लेकिन अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर वाला ज़रूर रहेगा, और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, सेम चीज़ IDFC फर्स्ट बैंक में भी आपको देखने को मिल रही है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर है नहीं। 4.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, FIs 24.68% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और जो अदर पार्टीज़ और रिटेल और अदर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास 67.99% का स्टेक है, जिनमें से अदर पार्टीज़ बड़ी क्वांटिटी में है 42.56%, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 25.44% पर है। ओवरऑल अगर बात करूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो मैं अगेन कहूँगा कि मुझे बैंक ख़राब नहीं लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी मुझे लगता है कि कोई इमीडिएट बेसिस पे तेज़ी नहीं आने वाली है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि अच्छा बैंक ज़रूर है, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने का या फिर 4-5 महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये है कि एटलीस्ट 2 या 3 साल का टाइम, उतना होराइजन आपका होना चाहिए। और अगर आप ख़रीदारी करना भी चाहते हो तो यहाँ पर हर 10-15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। रीज़न ये है कि ग्राफ जो है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले 8 महीनों से लगातार ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और अभी भी कहीं पर कोई सपोर्ट ऐसा बन भी नहीं रहा है। तो अब ये और कितना नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, सपोर्ट कहाँ बनेगा ये भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब एक बार मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे लगता है कि जो तेज़ी है वो शायद दोबारा से भी यहाँ पर लौटती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब मर्जर कब होगा ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है, डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मर्जर की जो बातचीत है वो पिछले 7-8 महीनों से लगातार चली आ रही है। लेकिन अभी भी ये है कि ऑन ट्रैक तो है, देखो होगा तो सही, ठीक है, लेकिन कब होगा वो नहीं पता है। तो जिस दिन हो जाएगा मुझे लगता है कि उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो अनलॉक होती नज़र आएगी। और एक्चुअली में मर्जर के बाद भी इसको इवेल्युएट करना ज़रूरी रहेगा कि मर्जर के बाद इसका जो वैल्यूएशन है वो कैसा है। अभी तो देखो आप इसका पी देखोगे तो काफ़ी सस्ता लगेगा, लेकिन मर्जर के बाद क्या सिनारियो है कि किस तरीके से फिट बैठ रहा है वो देखना तब इंटरेस्टिंग रहेगा, वो देखना तब बराबर रहेगा। और यही वजह है कि मैं लंबे समय से कह रहा हूँ यहाँ पर कि जब तक मर्जर नहीं हो जाएगा तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना। अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलिएगा। मतलब बाय ऑन डिप्स का मतलब ये नहीं कि 1-2 रुपये गिरा और आप एवरेज करने यहाँ पर लग जाओ। एटलीस्ट 10-15% का डिक्लाइन जब आता है तो धीरे धीरे ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पर ऐड करके चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और नज़रिया एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होता मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।